बड़ी खबर आ रही है। इजराइल में लगभग विद्रोह की स्थिति हो गई है। हजारों की संख्या में सेटलर्स और जो होस्टेजेस जो गाजा में हैं उनके प्रियजन वो सड़क पे उतर आए हैं। उन्होंने तेल अवीव को घेर लिया है। गिदनॉफ जो स्क्वायर है सबसे इंपॉर्टेंट, डिजनगॉफ जो स्क्वायर है इजराइल का, वहां पर हजारों लोग लगातार और नारे लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बिना नेतन्याहू को हटाए इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। इसमें गौर करने वाली बात है कि उन्होंने कभी भी हमास का नाम नहीं लिया। आप देखिए, अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं ट्रैवल कर रहा था। अभी मैं दिल्ली में हूँ और बेंगलोर पहुँचने में अभी मुझको 1-2 दिन लगेंगे। तो आज और कल के जो वीडियोज़ हैं वो मैं दिल्ली से आपके लिए ब्रॉडकास्ट करूँगा। अब देखिए, हम आते हैं आज के डेली राउंडअप पे बात करते हैं। उसके बाद हम जो हमारी लार्जर थीम है, जो इजराइल के अंदर जो चर्निंग हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। डेली राउंडअप में जो सबसे बड़ी बात है कि आज पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के खिलाफ बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वो इजराइल का साथ दे रही है और रेजिस्टेंस के लोगों को अगवा कर रही है, गिरफ्तार कर रही है और गोली चला दे रही है उनके ऊपर। तो उसके खिलाफ आज तुलकरेम में बड़ी ज़बरदस्त प्रतिकार हुआ। कई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो हम उनको मर्सनरीज रेजिस्टेंस कह रहा है, हम उनको गुंडे भी कह सकते हैं, उनको उठा लिया गया। उनको उठा के तुलकरेम के गोदामों में ले जाके उनकी कायदे से मरम्मत हुई और उसके बाद एक संदेश छोड़ा गया मोहम्मद अब्बास के लिए कि अगर तुम्हें कायरों की मौत मरना है तो तुम तय कर लो, और अगर तुम्हें जरा भी तुम्हारे अंदर अगर कुछ भी बाकी रह गई ये वीरता जैसी चीज़, तो आके सीधे सीधे हमारा मुकाबला करो। इस तरह से इजराइल के पीछे, इजराइल की कंधे पे बंदूक रख के चलाना बंद करो। अब देखिए हुआ क्या है इसमें। जो पूरी राजनीति है वो ये है कि अमेरिका ने जो एक शुरू में एक रुझान दिखाया था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के माध्यम से वो गाजा में भी ऑपरेट करना चाह रहा है। आपको ये बात याद होगी, ये बात हमने पहले भी कही थी। अब क्या है कि और महमूद अब्बास जो हैं, उनको जब 7 अक्टूबर का हमला हुआ था तो इजराइल ने सारे फंड्स फ्रीज कर दिए थे। बीच में फिर क्या हुआ, पिछले महीने कुछ फंड्स इजराइल ने रिलीज किए और अमेरिका ने और उनकी तरफ एक आत्मीयता दिखाई। यहाँ तक कि परसों तक अमेरिका का ये जो बयान आया है, एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो नई पैलेस्टीन अथॉरिटी सरकार बनेगी, हमें आपको बताया था कि उसमें कैसे जो अभी के पिछले प्राइम मिनिस्टर थे उनको रिजाइन कराया गया, नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। यही जो मोहम्मद अब्बास का जो अपना शुगर कोटिंग है और जिस तरह से वो चाहते हैं कि ये एक मैसेज जाए कि हम देखिए, हम भी कुछ नया कर रहे हैं, हम भी कुछ सुधार कर रहे हैं। तो उन्होंने इसकी एक नई सरकार बनाने की बात की। अमेरिका ने कहा कि नई सरकार का हम स्वागत करते हैं, अभी 2 दिन पहले। लेकिन उसके पीछे जो पूरी एक नई बात उभर के सामने आ गई है कि जो कुछ पैलेस्टीनियन मर्सनरीज जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि देखिए इजराइल, ये सही बात है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेट करता है, रेजिस्टेंस को मारने के लिए उनकी मदद लेता है और ये उनको इंटेलिजेंस भी सप्लाई करते हैं। लेकिन इजराइल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ट्रस्ट नहीं करता पूरी तरह से, क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर ऐसे कई बार ऐसा हुआ और इस बार भी 1-2 ऐसे घटनाएं हुई हैं जिसमें जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो पेड गार्ड्स हैं उन्होंने इजराइल के खिलाफ गोली चला दी। तो ऐसी चीज़ों में इजराइल उसको मोहम्मद अब्बास को उतना ट्रस्ट नहीं करता जितना अब्बास सोचता है कि उसको ट्रस्ट करते हैं इजरायली। दूसरी बात, अमेरिका जो 2.2 मिलियन लोगों के लिए खाना ला रहा है, जो नया हार्बर बनाएगा, जो नया पूरा ये बनाएगा, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे इस वीडियो के बाद जो मैंने आपको बताया था कि फॉग बो जो एक तरह की जो मर्सनरी जो कंपनी है जिसमें मिक मुलरॉय और उसमें जो एक और आदमी था जो दोनों कहीं ना कहीं CIA से जुड़े थे और उस कंपनी को चलाते हैं, वो ऑपरेशंस को हैंडल करेंगे। और हार्बर के बाद क्योंकि 1000 अमेरिकन सेना जो आएगी, जो अमेरिकन फौजी, वो गाजा पे पैर नहीं रखेंगे, बल्कि वहाँ से एक ये प्राइवेट कंपनी वहाँ पर जो इजरायली एक आउटर सिक्योरिटी कॉर्डन देंगे, उन तक पहुँचाएगी। लेकिन उसमें तब्दीली आई है कि अब बात ये हो रही है कि कुछ अरब देशों की पीस कीपिंग फोर्स, अरब देशों की पीस
कीपिंग फोर्स को वहाँ लगाया जाएगा। अब कौन अरब देश होंगे, उस जाहिर सी बात है उसमें सऊदी अरेबिया तो सबसे पहले होगा, इजिप्ट होगा कि नहीं, एक बड़ा सवाल है, यूएई होगा, बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए जहाँ सऊदी अरेबिया यूएई की बात आती है, जॉर्डन, क्योंकि जॉर्डन में तो अभी ये खबर सामने आई है कि जो सीरिया पे हमला हुआ, जो परसों सीरिया पे हमला हुआ, जिसमें 42 सीरिया के नागरिक मारे गए, हमने वीडियो में भी आपको बताया था, 42 सीरिया के नागरिक मारे गए। और सीरिया की जो फोर्स है उसने जो वहाँ आतंकवादी अमेरिका और इजरायली समर्थक आतंकवादी गुट हैं, नुसरा वगैरह, उन पर हमला भी किया और उनके भी लोगों को मारा। तो सीरिया में जो अटैक हुआ इसराइल ने, वो जॉर्डन की एयर स्पेस यूज़ की, जॉर्डन की एयर स्पेस इसराइल ने यूज़ की और उसके बाद उसने सीरिया पे अटैक किया। तो जॉर्डन के किसी भी तरह के पार्टिसिपेशन को इस तरह के किसी अरब पीस कीपिंग फोर्स में रेजिस्टेंस नहीं मानेगा। रेजिस्टेंस ने पहले ही कह दिया है। और जॉर्डन में अपराइजिंग हो रही है, जॉर्डन में लगातार 7वीं बार, लगातार 7th नाइट इन अ रो कल फिर से प्रदर्शन हुए और इजरायली एम्बेसी को सीज करने की कोशिश हुई। अभी देखिए फिर वही बात है कि वो लोग सीधे सीधे कब्जा नहीं करना चाहते इजरायली एम्बेसी पे, क्योंकि उसमें खून खराबा होगा। अभी जॉर्डेनियन पुलिस फोर्स के लोगों की मौतें हों तो फिर जॉर्डेनियन रिजीम को मौका मिल जाएगा कुछ ना कुछ कहने का। अभी मोबिलाइजेशन चल रहा है, पब्लिक ओपिनियन बनाया जा रहा है जॉर्डन में, जो कि नीचे की फोर्सेस हैं, जो पीएफएलपी के लोग हैं, जो जॉर्डेनियन लेफ्ट है, जो और वाहिद पार्टी है। इस तरह से जो तमाम जो एक ऑपोजिशन स्पेक्ट्रम है वहाँ, क्योंकि वहाँ तो मोनार्की है, लेकिन जो भी ऑपोजिशन स्पेक्ट्रम है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि हम एक पब्लिक ओपिनियन बनाए लगातार विरोध प्रदर्शन करके, उसके बाद हम किसी ऐसी कार्रवाई में जाएं जहां हमको जॉर्डन की पुलिस और सेना का एक बड़ा हिस्सा खुल के, अंदर से तो वो सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन खुल के हमको सपोर्ट करें। तो ये जो देखिए बात है, इसकी वजह से जॉर्डन पीस कीपिंग फोर्स में इस तरह की नहीं बन सकता। लेकिन देखिए मोहम्मद अब्बास के सामने समस्या ये है कि अगर अरब पीस कीपिंग फोर्स आ गई तो मोहम्मद अब्बास को बहुत ही जूनियर रोल मिलेगा। एक तरह से जब ये प्रपोजल आया है तो मोहम्मद अब्बास की किरकिरी हो गई और हर तरह से वो जो अपना सोच रहे थे कि हम एक बड़े एक रिसोर्सेज की और इसके हथियार, मतलब हम कंट्रोल करेंगे, एड को वो कंट्रोल करेंगे, जो एड आएगी उसको वो कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से उनके हाथ से छीनने का माहौल बन गया। अरब पीस कीपिंग फोर्स की बात हो गई जिसमें बड़े बड़े जो अरब नेशंस हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या रेजिस्टेंस इस चीज़ को मानेगा? कतई नहीं। रेजिस्टेंस अरब पीस कीपिंग फोर्स को पहले ही मना कर चुका है और उसका बयान आज भी आया, बहुत ही महत्वपूर्ण जो आज का डेवलपमेंट है कि एक उसका बयान आया जिसमें रेजिस्टेंस ने कहा कि हम किसी भी बाहरी फोर्स को अलाउ नहीं करेंगे कि एड पे वो अपना ज़रा सा भी वो एड पे कुछ भी कंट्रोल कर सके, क्योंकि इजराइल का कहना है कि एड हमास के हाथ में ना पड़े। अब एड हमास के हाथ में ना पड़ेगा क्या मतलब है? गाज़ा में हमास की सरकार है, एड डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट उनका है। इधर इजराइल ने क्या किया? इधर इजराइल ने लगातार कम से कम 22 पुलिस अफसर मारे, पुलिस अफसर, और जो लगातार बमबारी चल रही है, रोज़ कम से कम 80 से 100 लोग मारे जा रहे हैं सिविलियंस, वो तो अपनी जगह, लेकिन टारगेटेड तरह से हमास का जो सिविलियन पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्यों तोड़ा इजराइल? उसको मतलब तोड़ा नहीं, क्योंकि हमास के पास तो एक सिस्टम है कि भाई तुरंत रिप्लेस हो जाता है, लेकिन इजराइल उनके पीछे उनको निशाना क्यों बनाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उनको निशाना इसीलिए बनाया ताकि हमास के पास लोग नहीं रह जाएं इस तरह के जो पुलिसिंग वर्क में जो है, क्योंकि एड डिस्ट्रीब्यूशन एक पुलिसिंग वर्क है। एक जो हमास के फाइटर्स हैं वो तो डायरेक्टली एड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं, तो जो ये एक सिविलियन काम है, तो उनके ज़्यादा लोगों को मार दो। देखिए इतनी गंदी, इतनी खतरनाक साजिशें पूरी हुई हैं, लेकिन हमास ने वहीं पर एक सिविलियन ऑफिसर्स की नई खेप तैयार की है, और जो खबर है अभी वो सामने नहीं है, उसको वहीं नॉर्थ गाज़ा में वो ट्रेन हो रही है। और इजरायली जो मोसाद के सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि हम लोगों ने 2 बार कोशिश की उस जगह अगर कि वहाँ कोई नई टनल बना दी इन्होंने, क्योंकि इजराइल का मानना है कि नॉर्थ गाज़ा की टनल्स उसने डिस्ट्रॉय कर दी, लेकिन फिर भी वो कह रही है कि शायद कोई नई टनल है या कोई एरिया है जहाँ पर वो ट्रेन कर रहे हैं, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। उन्होंने फिर से नॉर्थ गाज़ा को छान मारा, लेकिन नॉर्थ गाज़ा में आज वही जो मैं राउंड अप से कनेक्ट करता हूँ, फिर से
2 बार बेत लहिया और बेत हारून में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने हमला किया। खान यूनिस में उन्होंने जो है वो कम से कम एक जगह 3 और एक जगह 5 इजरायली सिपाही या तो मारे हैं या घायल हो गए हैं। वेस्ट बैंक में बलाता इलाके में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और आईडीएफ के बीच बड़ी भयंकर लड़ाई चली, लेकिन बलाता से अल्टीमेटली आईडीएफ को रिट्रीट करना पड़ा। इसी तरह से ट्यूबस में भी एक लंबी जंग चली, करीब 6 घंटे की, और सुबह से मतलब जो पैलेस्टीनियन टाइम समझ लीजिए 3 AM से लेके और फिर 8-10 बजे तक सुबह तक चली। उसकी खबरें अभी कुछ देर पहले आई हैं, और उसमें जो खास बात है कि एक नया एक्सप्लोसिव डिवाइस जिसको हम ताहिर 1 कहते हैं, अल ताहिर 1। अब अल ताहिर 1 क्या है, ये देखिए सिलेंडर एक होता है, नॉर्मल सिलेंडर, उसमें ड्रिल करके एक्सप्लोसिव भरे जाते हैं। अब नॉर्मल सिलेंडर में मतलब उसमें ये पूरी तरह से खाली करके एक्सप्लोसिव भरे जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। उसकी एक टेक्नोलॉजी है, उसकी टेक्नोलॉजी ये है कि जो अंदर की गैस है उसका एक रेसिड्यू रह जाता है, और उस गैस में जब वो एक्सप्लोसिव डालते हैं या अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे या कोई भी एक्सप्लोसिव, तो वो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो तुरंत एक्सप्लोड नहीं करता है। उसको एक्सप्लोड करने के लिए उसको कहीं गिरना ज़रूरी है, किसी मतलब फायर होना ज़रूरी है। तो वो जो अल ताहिर 1 जो नया वेपन एक ये कह रहे हैं कि हमने इंट्रोड्यूस का, उसका आज उसका असर देखने को मिला ट्यूबस में, जब पूरा एक इजरायली वाहन को बिल्कुल इसका वीडियो आया, उसको उड़ा दिया गया, और उससे देखिए जो एक बड़ी सफलता मिली। अब ये देखिए बार बार ऐसा हो रहा है कि जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस लोकल चीज़ें तैयार कर रहा है, जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस लोकल एक हथियार तैयार कर रहा है, लोकल बहुत सारी और चीज़ें तैयार कर रहा है, वो लगातार सफल हो जा रही है, और वो पहले ही या दूसरे मौके पर ही सफल हो जा रही है, और उनको टेस्ट भी करने का रेजिस्टेंस के पास टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल जो नए वेपन्स बहुत सारे लाता है, वो पहले टेस्ट करता है, पहले कुछ सिविलियंस को मारता है, उन पे टेस्ट करता है। और अभी भी देखिए इजराइल बेसिकली एक देश होने से ज़्यादा एक इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स के लिए या बिजनेसमैन। तो वो एक बिजनेस, तो उन्होंने हथियार अपना बेचना बंद नहीं किया है। उनकी सेना में ऐसे लोग घुसे हैं जो आईडीएफ के कोई भी ऑर्डर हो, वो कुछ हथियार को चुपचाप टेस्ट कर लेते हैं, उसका एक वीडियो बना लेते हैं और वो अपने बायर के पास भेज देते हैं। ये भी पूरा गेम चल रहा है, और इसीलिए देखिए इजराइल की जो जनता है वो किस हद तक त्रस्त हुई है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि आज एक और स्टैबिंग ऑपरेशन इजराइल के अंदर हुआ। इजराइल के अंदर मेन इजराइल में तेल अवीव से थोड़ी दूर वहाँ पर एक स्टैबिंग ऑपरेशन हुआ। 2 आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हुए। जो फिलिस्तीनी जो युवा था जिसने ये ऑपरेशन किया, 17 साल का था, वो शहीद हो गया। और इसी तरीके से ये लगातार हो रहा है, रोज़ हो रहा है। जो एक वॉर चल रही है अपनी जगह वेस्ट बैंक और गाज़ा में, यमन उधर मार रहा है। यमन ने एक बयान दिया कि 88 हमले पिछले 4 दिनों में यमन कर चुका, और उसके डिटेल्स पहले क्या होता था, यमन हर हमले के बाद अपने डिटेल्स बाहर करता था, लेकिन इस बार वो एक समुचित तरीके से बीच बीच में इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन 88 अटैक्स जो हुए हैं उसमें कितने निशाने पे लगे हैं, किस तरीके का असर उन्होंने अमेरिकन और ब्रिटिश टारगेट्स और इजरायली टारगेट्स, क्योंकि बेसिक एम अभी भी यमन का यही है कि इजराइल की जो से जुड़े जहाज़ हैं, चाहे वो कमर्शियल हों चाहे वो वॉरशिप्स हों, उनको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो उस चीज़ में यमन अभी बरकरार है। और हिजबुल्ला भी अभी जैसे एक फिर आज उन्होंने 21 हमले किए हैं अभी तक, और वो लगातार ईस्टर्न और वेस्टर्न जो सेक्टर है उसमें कर रहे हैं। उधर साउथ लेबनान में इजराइल बमबारी भी कर रहा है। बात लेकिन देखिए इजरायली जनता की जो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ। देखिए इजराइल में क्या है, एक हिस्ट्री रही है लेफ्ट मूवमेंट की, और वो हिस्ट्री 1948 के पहले से भी थी। एक ग्रुप था वहाँ पर जो ये वकालत करता था कि फ़िलिस्तीनियों के साथ मिल, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर से जब अरब लैंड्स हटी तो अलग अलग पश्चिम के मुल्कों ने मैंडेट्स ले लिए। फ्रांस ने सीरिया लेबनान का ले लिया, यूके ने, इंग्लैंड ने इराक और पैलेस्टीन का लिया। तो पैलेस्टाइन ये पैलेस्टीन के मैंडेट, अच्छा, लेकिन उधर बैल्फोर डिक्लेरेशन आ चुका था 1917 में कि जो यूके का
अल्टीमेट इंटेंशन है एक जूइश होमलैंड वहाँ बनाना। लेकिन जब जूइश होमलैंड बनाने की बात आई तो उसके लिए फिर एक जूइश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चली, इधर अरब रिवोल्ट भी चल रहा था। अरब्स और जो इजरायलीज बाहर से आ रहे थे सेटल होने, उनके बीच संघर्ष भी था। और उसमें, और क्योंकि इजरायली बहुत सारे ऐसे थे जो क्रिमिनल थे, जिन्होंने इस तरह की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और वो दरअसल अमेरिका और इंग्लैंड के इशारों पे चल रहे थे, निर्दोष अरबों को मार रहे थे और बहुत बड़े बड़े मैसाकर्स हुए। लेकिन उसमें एक जो ग्रुप था वो ऐसा था जो कहता था कि हम अरब्स के साथ मिल के इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ेंगे। अ जॉइंट अरब एंड, उस समय इजरायली नहीं कहते थे उसको, अ जॉइंट जूज एंड एन अरब ग्रुप विच विल फाइट द ब्रिटिश फॉर वन नेशन, और एक वन सेकुलर नेशन जिसमें एवरीवन विल हैव इक्वल राइट्स। 2 स्टेट की बात उस समय नहीं थी, 1। तो वो जो इजरायली ग्रुप था, अब धीरे धीरे वो मार्जिनलाइज हो गया, क्योंकि ये जो क्रिमिनल्स हैं और जो गुंडे थे और इस तरह की जो सत्ता में आए 1948 में इसराइल में, इन्होंने अपर हैंड ले लिया। इन्होंने आम लोगों को मारना शुरू किया, मैसाकर। जब सिविलियंस को मारेंगे तो फिर ऐसे ग्रुप्स जो मिल के लड़ने की बात कर रहे हैं, फिर उनका तो वो तो पीछे चले जाएंगे ना। तो वो इजरायली ग्रुप धीरे धीरे पीछे चला गया, और उसमें ज़्यादातर जो थे वो शेपार्दी और मिज़राही जूस थे, जो लोग जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो अफ्रीका और एशिया के गरीब देशों की जूस हैं। वही लोग थे जो चाहते थे कि फ़िलिस्तीनियों के साथ मिल के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा जाए। उसके बाद 1970s में, अर्ली 70s में एक इजरायली ब्लैक पैंथर्स नाम का ग्रुप बना। उसमें भी यही लोग थे, शेपार्दिक कम्युनिटी और मिज़राही। ये जो ज़्यादातर जो रूलिंग क्लास है इसराइल का, वो अशनज़ाकी जूस हैं, बेसिकली जो रशिया और ईस्टर्न यूरोप और यूरोप से आए हैं। तो ये लोग, इन लोगों के अगेंस्ट, तो इजरायली ब्लैक पैंथर्स का भी एक दौर था जिसमें उन्होंने आंदोलन किया, काफ़ी झड़पें भी हुई, सशस्त्र संघर्ष तक वो गए। और उनका जो इजरायली कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो अरब्स वहाँ पर रह गए थे, उनकी एक पार्टी हदाश थी, उनके साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते भी थे। अब इस आंदोलन में अचानक क्या हुआ है, ये जो अभी जो नेतन्याहू के खिलाफ चल रहा है, इसमें अचानक एक सेल डिस्कवर हुआ है। वो सेल जो है, इन लोगों का कहना है इजराइल की फोर्सेस का कि वो ब्लैक पैंथर्स हो सकते हैं। ब्लैक पैंथर्स ने अपने को रिवाइव किया। इजरायली ब्लैक पैंथर्स का बहुत खौफ इजराइल में है, क्योंकि जैसे ब्लैक पैंथर्स अमेरिका के, खैर वो तो असली ब्लैक पैंथर्स थे, उनकी अलग बात थी। वो लोग तो, उन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल चलाया अमेरिका के अंदर। लेकिन इजरायली ब्लैक पैंथर्स ने अभी छोटे लेवल पे अपनी यहाँ पर घटनाएं की हैं। तो इजरायली ब्लैक पैंथर्स जो कि ये डिमांड कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को अपना इंडिपेंडेंट राज दो, और ये वही लोग हैं जो पहले एक राज की बात थी, और आज भी हमास और फ़िलिस्तीनी ग्रुप यही मानते हैं कि इजराइल को एग्जिस्टेंस का राइट नहीं है, एक राज होना चाहिए पैलेस्टीन, जिसकी राजधानी जेरूसलम होनी चाहिए और जिसमें सबको बराबरी का अधिकार होगा, जूस को भी और अरब्स को भी। लेकिन वो चीज़ जब तक नहीं होती तब तक 2 स्टेट सोल्यूशन एक टेम्पररी, एक बार्गेनिंग चिप की तरह है। ये देखिए बात इम्पॉर्टेंट है कि इजराइल के अंदर भी ऐसी फोर्सेस उभर रही हैं। इजरायली कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे फैक्शंस हैं जो इजराइल में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। उनका भी इस तरीके का मानना है कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ मिल के, और जो अरब्स की वहाँ पर हदाश जो पार्टी है उसके साथ मिल के हम एक ऐसा संघर्ष करें। और उन्होंने ये कॉल दे दी है, जो कल के जुलूस में, जो कल नेतन्याहू के खिलाफ रात भर जुलूस जो निकलते रहे, झड़पें हुई, लोगों ने अपने को गैग कर लिया, लोगों ने अपने को बांध लिया प्रोटेस्ट में, उसमें जो बात आई कि नेतन्याहू ही असली लड़ाई की वजह है। नेतन्याहू अपने सत्ता के लिए होस्टेजेस को छोड़ नहीं रहा है, और इजरायली बच्चों का जो खून है वो नेतन्याहू के सर पे है। ये बात देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसको आगे हम चल के और इसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।